नमस्कार, आप सभी का ग्लोबल इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ मेघा जैन। कोरोना जैसी भयावह स्थिति से पूरा देश जूझ रहा है। मौत का मातम थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमरा सी गई है। आज हम बात करेंगे इन्हीं सभी मुद्दों पर। हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है भाजपा से भूतपूर्व विधायक बाबूलाल जी महाजन, और इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है धार जिले से विधानसभा मनावर से हीरालाल अलावा जी। साथ ही हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है खरगोन से हमारे संवाददाता महेंद्र गुप्ता जी। इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है ग्लोबल इंडिया टीवी के स्टेट हेड अमर वर्मा जी। आप सभी का ग्लोबल इंडिया टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल पूर्व विधायक बाबूलाल जी महाजन जी से है। सर, प्रदेश में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मौत का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मृत्यु दर बढ़ता ही जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ षड्यंत्र की बू भी आती है। जैसे मैं खरगोन में अंदर जो क्राइसिस समिति में मैं हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ कि पर्याप्त ऑक्सीजन है, पर्याप्त बेड है और संख्या धीरे धीरे कम भी होती जा रही है जी। लेकिन उसको प्रोपेगेंडा बना करके, उसको भयावह स्थिति उसकी बना करके लोगों के मन में एक भय और आक्रोश का निर्माण किया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है सर, लेकिन कोरोना के हालात, जैसे आज मध्य प्रदेश के आंकड़े आपने देखे होंगे, आज मध्य प्रदेश में 10,000 से भी कम संख्या है। सर, लेकिन कोरोना के हालात से पूरी तरह हम लोग सहमत है कि यहाँ पर मौत का आंकड़ा थमने का, ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, और आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सर, इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमति नहीं रखती हूँ, क्योंकि जहाँ तक प्रदेश का मामला है, लगातार मध्य प्रदेश में मौत का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी तो ये भी देखने में आ रहा है कि व्यवस्थाएं इतनी चरमराई हुई है कि शमशान घाटों में जगह नहीं मिल रही और नदियों में शव को फेंका जा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये आज से 4-5 दिन पहले जरूर स्थिति थोड़ी खराब थी, 4-8 दिन पहले, लेकिन अब स्थिति काफी सुधार के आ गई है। अब संख्या भी कम हो रही है, अब मतलब मृत्यु दर भी कम हो गई है, और अब ये पॉजिटिव भी कम अब बता रहा है। जांच इतनी ही हो रही है जी। मुझे ऐसा लगता है कि अब उतनी ज्यादा क्राइसिस अब नहीं बनेगी, क्योंकि काफी व्यवस्थाएं सुधर गई है और सुधरती जा रही है। 8 दिन में अपने को और बहुत ज्यादा सुधरती भी मिलेगी जी। मेघा जी, मेरा महाजन सर से मेरा सवाल है। जी सर। जिस प्रकार से ये कह रहे हैं कि इनकी सरकार है, भाजपा की सरकार है प्रदेश में, और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये कहीं न कहीं षड्यंत्र है, तो क्या कौन षड्यंत्र कर रहा है? जब मौत का आंकड़ा सरकार छुपा रही है, इतनी ज्यादा तादाद में मर रहे हैं, इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें कैसे किया जा सकता है? जिन लोगों के दर्द बयां कर रहे हैं, बेचारे मर रहे हैं, सर आप कैसा कह सकते हो आपकी ये षड्यंत्र है? सर देखो, मेरी बात सुनो जी। आप थोड़ा पीछे चले जाइए, फरवरी मार्च तक चले जाइए। सर, ये मैं आपको रोकना चाहूंगा। सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मेरी बात तो सुनिए आप। फरवरी मार्च तक की क्या स्थिति थी इस देश के अंदर हम महसूस कर रहे थे कि धीरे धीरे लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया था। दवाखाने में पेशेंट बहुत कम आने लगे थे, कोविड के संख्या धीरे धीरे बहुत घट रही थी, और तब एकाएक ये विस्फोट जैसी स्थिति बनी। और जब एकाएक विस्फोट जैसी स्थिति बनी हमारे मतलब अप्रैल के महीने में, तो एकाएक हमारे घर में यदि एकाएक बहुत सारे मेहमान आ जाए, हमारे घर पे रखने को 10 लोगों की जगह हो, और एकाएक 50 लोग आकर के बैठने की बात करें, तो थोड़ी देर के लिए तो स्थिति थोड़ी चरमराएगी ही। निश्चित रूप से कुछ समय के लिए हमारे यहाँ स्थिति चरमरा गई। हमारे यहाँ ऑक्सीजन का एकाएक कोई उत्पादन इतना नहीं था, ऐसा कुछ लगा नहीं था कि ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता पड़ जाएगी, और एकाएक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात आप कह रहे हैं। ये इंजेक्शन वास्तव में देखा जाए तो इसका एक माहौल बन गया है। वास्तव में ये इंजेक्शन कोई स्वास्थ्य का बहुत बड़ा लाभ कर रहा है ऐसा नहीं है, इसके साइड इफेक्ट और ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। जी सर। तो मेरा ये मत है कि ये जितना क्राइसिस बनाया गया उतनी क्राइसिस है नहीं। क्राइसिस धीरे धीरे ठीक हो रही है।
एक समय जरूर थोड़ा सा ऐसा लगा था 8-10 दिन तक कि कैसे बहुत ऊपर तक जाएगा, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अब उतना ज्यादा नहीं है। जी मेरा अगला सवाल धार जिले से बनावट से हीरालाल अलावारी से। सर, बाबूलाल जी महाजन कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, स्थिति नियंत्रण में है, आप इस पर क्या कहेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को कि हमारे प्रधानमंत्री जी और उनके सलाहकारों को जब दिसंबर 2019 में वुहान, चीन के वुहान शहर में पहली बार कोरोना वायरस का टेस्ट हुआ था और उसके बाद जो जहाँ से फैलना शुरू हुआ था और पूरे वर्ल्ड के 200 कंट्री में फैला, तब से पता था कि फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आने वाली है। ठीक है, जब सेकंड वेव आने वाली थी जानते हुए भी प्रधानमंत्री जी ने, उनके सलाहकारों ने 93 लाख मीट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर रही थी। वैक्सीन बनाने के बाद हमारी देश की जनता को वैक्सीनेशन करना चाहिए था, वो वैक्सीनेशन करने की बजाय तीसरी जो व्यवस्थाएं सुधारनी चाहिए थी सरकार को, यहाँ पर स्पेशल कोविड सेंटर बनाने चाहिए थे, स्पेशल हॉस्पिटल बनाने चाहिए थे। साल भर से सरकार सोई रही, क्योंकि इनका सारा ध्यान देश की जनता की जांच करने के लिए जी सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बोलिए। आज आप बोल रहे हैं कि स्थिति सुधर रही है, आपको पता ही नहीं है सेकंड वेव का भी ठीक जो वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने घोषणा हीरालाल जी अलावा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप डॉक्टर भी रहे हैं, लगातार डॉक्टर ऑक्सीजन बेड को लेके किल्लत में गुहार लगा रहे हैं, रो रहे हैं डॉक्टर की ऑक्सीजन नहीं है, इतने घंटे की ऑक्सीजन है, अगर ये नहीं मिली तो हमारा पेशेंट मर जाएगा। इसका बेहद हाल हमने जयपुर में देखा। आपको बताना चाह रहा हूँ, आपके चैनल को बताना चाह रहा हूँ कि आज जितनी डेटें हो रही है, अगर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे अगर ऑक्सीजन फर्स्ट अवेलेबल होती है पेशेंट के लिए तो कई जान में बता सकते थे। आज अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत किस कदर है, किस कदर सिलेंडर ले लेके लोग भटक रहे हैं। इंजेक्शन के लिए ब्लैक में 35 जो 10,000 का इंजेक्शन है उसको 50,000 3 लाख रुपए में ब्लैक मारी हो रही है। सरकार को इन चीजों को संभालने की जिम्मेदारी थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली केंद्र की मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर लिए, देशवासियों को आत्मनिर्भर का नारा देकर आज ऑक्सीजन तक नहीं पहुंचा पा रही है। इंजेक्शन तो बहुत दूर की बात है। आज हमारे मैं अपने धार जिले की स्थिति बता रहा हूँ। धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, इन 5 जिलों में एक भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे मरीज हो तो मुझे बता दीजिए। वेंटिलेटर चलाने वाले इनके पास डॉक्टर भी है इनके पास। ये व्यवस्थाएं सरकार ने की पिछले 1 साल के अंदर। दूसरी बात, आज इंजेक्शन रेमडेसिविर, हमारे पूर्व विधायक जी ने कहा कि ये कागर नहीं, इससे साइड इफेक्ट आने वाले हैं। मैं माननीय विधायक जी को कहना चाहता हूँ कि उसका साइड इफेक्ट क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब जरूरत है उस टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा इंजेक्शन आप। दूसरी बात, आज ऑक्सीजन जैसी जो सबसे ज्यादा जरूरत थी ऑक्सीजन की, जिसके कारण आज फेफड़े को सपोर्ट करने के लिए दवाई से ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन की थी। हम ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, दवाइयां नहीं दे पा रहे हैं। तो ये आपकी सरकार ने देश की जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया है और बिल्कुल ही आपने पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुधारने की बजाय चुनाव में ध्यान दिया। आज पश्चिम बंगाल आपके पूरे मंत्री, पूरे हेल्थ मिनिस्टर आप लगे रहे और आज ये स्थिति है। आज न्यूज देख रहे हैं, आप भी टीवी में देख रहे हैं बिहार की कंडीशन कि माँ गंगा नदी में सिर्फ सदर वहाँ पे 100 बहते हुए दिखाई जा रहे हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार है और हमारी शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। आज इंदौर में देश में कहीं पे भी अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण इमरजेंसी जहाँ पे हॉस्पिटल को मिलनी चाहिए, कई डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं, कई गरीब मरीज मारे जा रहे हैं। ये बिल्कुल बहुत ही भयानक स्थिति है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो कोरोना से हम लोग बचा सकते थे हमारे देश को, आज चीन ने कंट्रोल कर लिया, अमेरिका ने कंट्रोल कर लिया, ब्रिटेन ने कंट्रोल कर लिया, इटली ने कंट्रोल करना, लेकिन भारत में कंडीशन क्यों बढ़ रही? क्योंकि आपने वैक्सीनेशन किया ही नहीं। अभी 1 अरब
40 करोड़ से ज्यादा आबादी में से सिर्फ 10 से 20 करोड़ आबादी को ही आप एस्टिमेट कर पाए हो। जी सर, मैं दोबारा दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर आने वाली है, तो कैसे रखेंगे आप? जी सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। हमारे साथ फोन लाइन पर खरगोन से हमारे संवाददाता महेंद्र गुप्ता जी भी मौजूद है। महेंद्र गुप्ता जी, खरगोन में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर, वहाँ के हालात कैसे हैं, बताएं। यहाँ पे कोरोना की स्थिति 2020 से हटा के अगर देखें तो 2021 में काफी भयानक स्थिति बनी थी। अभी बीच में पर डे 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज निकल रहे हैं। इससे ये लग रहा है कि यहाँ पर कोरोना का ग्राफ बढ़ा हुआ है। अगर इसको आज तारीख तक नहीं रोका गया तो आने वाले समय में और इस पॉजिटिव का ग्राफ बढ़ेगा। अगर प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं इनके द्वारा अभी तक खरगोन जिले के लिए मरीजों को रोकने के लिए क्या किया गया है? जी, बाबूलाल जी महाजन से मेरा सवाल है सर, लगातार सर जैसे कि हमारे महेंद्र गुप्ता जी संवाददाता ने भी बताया कि 2020 से भी ज्यादा भयावह स्थिति 2021 में देखी जा रही है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है। सर मेरा सवाल ये भी है कि अभी वैक्सीनेशन को लेके काफी चर्चाएं चल रही है। 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगने के लिए सरकार ने सरकार ने कहा कि 18 से वर्ष से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगाई जाए, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन की बात आती है तो सर रजिस्ट्रेशन फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन नहीं लग पा रहे। सर या तो रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है और वैक्सीनेशन भी नहीं है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा निवेदन ये है, जहाँ तक बात वैक्सीनेशन की है जी, अभी कुछ दिन पहले तक वैक्सीनेशन बिल्कुल बड़ी बढ़िया चल रहा था, लोग जा नहीं रहे थे, बहुत सारे फ्रंट वर्कर लोग भी बराबर लगा नहीं रहे थे जी। और उस कंडीशन में और अब एकाएक जब ये फैलने लगा तब लोगों में एक प्रकार से खांसी जैसा हुआ कि इनको अभी वैक्सीनेशन चाहिए। सरकार की एक लिमिटेशन है। और जहाँ तक जैसा अभी आपको हीरालाल जी ने जो बोला है, मेरा कहना यह है कि जहाँ पर जो ज्यादा फैला है, जैसा दिल्ली है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, पंजाब है, ये सारे प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है। और कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है? मध्य प्रदेश तो 14वें नंबर पे है, मध्य प्रदेश तो आज 14वें नंबर पर है। और ये जो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर जो चल रहे हैं, उन प्रांतों की स्थिति क्या है? उनको केंद्र ने, दिल्ली में मुझे मालूम है केंद्र ने 10 जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाने का पैसा दिया था, उसके बावजूद केजरीवाल ने मात्र 1 जगह लगाया ऑक्सीजन का। तो ये जिस प्रकार से लापरवाही प्रदेशों की सरकारों के द्वारा हुई, उसका भी ये परिणाम है कि एकाएक ये बात उठ करके सामने आई। जहाँ तक प्रश्न वैक्सीनेशन का है, वैक्सीनेशन 18+ से चालू हो गया है और ये जरूर है कि एकदम इतनी ज्यादा उसकी डिमांड हो गई है कि इतनी जल्दी उसकी पूर्ति नहीं हो सकती, लेकिन पूर्ति हो रही है और बाहर से भी आयात हो रहे हैं, हमारे देश के अंदर भी ज्यादा बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इस पर काबू भी पाया जाएगा। बहुत जल्दी मैं सोचता हूँ कि मध्य प्रदेश में भी काफी लोग 5 करोड़ के आसपास लोगों को अमर वर्मा जी कहना चाह रहे हैं। जी अमर वर्मा जी बताएं। दूसरी बात जी, महाजन सर को मैं कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपको शायद इस बार की जानकारी नहीं है कि हमारे मोदी जी ने सबसे पहले हमारे देश में वैक्सीनेशन का आविष्कार हुआ था और वैक्सीनेशन बनाई गई थी, जिसको 90 देशों में निर्यात की गई। हमारे किसी भी देश में से आयात नहीं की जाती है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगा, मोदी जी ने जो कहा था कि 1 तारीख से सारे 18+ वाले को भी वैक्सीनेशन लगाई जाएगी, लेकिन आज दिनांक तक किसी को भी 18+ वाले को वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है, न ही 45+ वाले को लगाई जा रही है। और देखा जाए तो जो 60 के ऊपर वाले हैं उनको भी दूसरा डोज पूरी तरह से नहीं लगाया गया। तो आखिर क्या कारण था कि इन्होंने ऐसे घोषणा कर दी है और उनके पास स्टाफ नहीं है? दूसरे देशों में जो वैक्सीन भेज दी गई है और हमारे देश को मरने के लिए छोड़ दिया गया। जी, वो हीरालाल जी से भी मैं कहना चाहूँगा, क्या ये बात सच्ची है? जी सर, हीरालाल जी। जी, ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है। और मैं हमारे आदरणीय पूर्व विधायक जी से भी कहना चाहूंगा, आदरणीय विधायक जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को सच्चाई स्वीकार करने की आदत डालना पड़ेगी। अगर आप आज इस बात को स्वीकार करते हैं कि कहीं न कहीं हमारी सरकार में लापरवाही बरती, तो निश्चित ही देश की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होगी। आज अब कांग्रेसी राज्य की हम क्या बात करें, आज वैक्सीन हर राज्य में देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी, ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो गलती करी सरकार ने,
कि जो कोविड सेंटर जो शुरुआत में जो फर्स्ट फेज के टाइम पे चालू किए थे, उन सेंटरों को दिसंबर का। मेघा जी, मैं हीरालाल जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। जी सर। जी सर। मध्य प्रदेश में भारत हेलो हीरालाल जी, हेलो हीरालाल जी। हाँ जी सर, सवाल। आवाज सुन, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इतनी सब मध्य प्रदेश सरकार अगर इतना सब कर रही थी, तो आप लोग विधायक होते हुए इसका विरोध क्यों नहीं किया और इसको करने के लिए अपना आवाज क्यों नहीं उठाया अभी तक? आपको शायद पता नहीं कर रहे प्रदेश इलेक्शन नहीं बचा पाया, उसको बेड उपलब्ध नहीं कर पाए, वेंटिलेटर नहीं दे पाए, तो पूरी देश प्रदेश की जनता को विरोध नहीं मानती रहेगी। आप सच्चाई को स्वीकार आ रहे हैं। कोरोना कारण जो मध्य प्रदेश की मौतें हो रही है और उनके जो सच्चाई के जो आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, देश की जनता दिख रही है। आप लोग अपनी गलती को स्वीकार किए। आज भी और जैसे जो शहर है जहाँ पे 5-6 जिलों के मरीज जा रहे हैं, मिल पा रहा है मिल पा रहा है उनको, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है उनको। ये बहुत ही बदतर स्थिति है। आज मैं चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश। हीरालाल अलावा जी से मेरा सवाल है सर, हीरालाल अलावा जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगी सर, ये जो पैंडेमिक है ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन इस पैंडेमिक में कहीं ना कहीं गरीब मजदूर वर्ग के लोग अपनी आवाज को नहीं उठा पा रहे। सर, जो लोग गांव छोड़ के शहर में अपनी नौकरी करने के लिए गए, आज वो बेरोजगार हो गए, एक बार फिर से बेरोजगार हो गए। रोजगार तो था ही नहीं, एक बार फिर से बेरोजगार हो गए। सर, जो किराए के मकान में रह रहे थे उनके लिए बड़ी मुसीबत का सामना हो गया, क्योंकि मकान मालिक लगातार किराए की गुहार कर रहे हैं। इसके लिए सरकार ने कोई बड़े कदम अभी तक नहीं उठाए। दूसरी बात होती है सर ईएमआई की, जिन लोगों की ईएमआई बाकी है सर, उससे भी सरकार ने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी है कि वो ईएमआई, क्योंकि सर पब्लिक लगातार बेरोजगार है, पैंडेमिक ऐसा है, रोजगार नहीं है। तो सर इस चीज के लिए आप क्या कहेंगे कि हम इसको किस तरीके से आप इसको देखते हैं? निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार को आज बेरोजगारों के ऊपर विशेष कृपा करनी चाहिए। आज हमारे प्रदेश में मजदूर हैं जो बड़े बड़े उद्योग बंद होने के कारण आज सरकार को पहुंच गए, उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपने कहा कि पैंडेमिक है, बिल्कुल पैंडेमिक है जो मध्य प्रदेश में वर्तमान स्थिति है। मध्य प्रदेश कहीं देश के कई राज्यों से डबल जो कोरोना वायरस आया वो बहुत खतरनाक है। आज भी इस कोरोना वायरस से निपटने की सरकार को तैयारी करनी चाहिए, अभी नहीं हो पा रही। वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता की कमी है, इसमें भी सरकार की भूमिका कहीं न कहीं हमें कमजोर नजर आ रही है। आज ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन के कारण, वैक्सीन लगने के कारण जो प्रचार किया जा रहा है उसको उतने की भी सख्त जरूरत है। और चौथी महत्वपूर्ण बात कि जो तीसरी लहर आने वाली वैज्ञानिकों ने, एपिडेमियोलॉजिस्ट ने संभावना व्यक्त करी है कि अक्टूबर के लगभग अक्टूबर के बाद तीसरी लहर आ सकती है। हम लोग तैयारी करनी चाहिए और देश को गरीब जनता बचाने के लिए और जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, गरीब वर्ग है, इनके लिए सरकार को विशेष योजना के माध्यम से इनको आर्थिक सहयोग करना चाहिए, आर्थिक पैकेज देना चाहिए। मेरे को आने वाले समय में बहुत स्थिति पैदा होने। मेरा अगला सवाल बाबूलाल जी महाजन जी से है। सर, अभी आपने सुना होगा कि बिहार में पप्पू यादव जी ने एम्बुलेंस पर खुलासा किया। सांसद महोदय लगातार ये कहते रहे कि ड्राइवर नहीं है। सर, ये किस हद तक सही है? मतलब जनता मर रही है, एम्बुलेंस की कमी से जनता मर रही है, कोई ऑटो रिक्शा में लाश ले जा रहा है तो किसी के पास लाश को ले जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं है। और बिहार में जहां पर बीजेपी की सरकार के सांसद विराजमान है और वो कह रहे हैं कि हमारे पास ड्राइवर मौजूद नहीं है। सर, अगर किसी विधायक के पास ड्राइवर नहीं होता है तो क्या विधायक जी गाड़ी चलाना टू व्हीलर से जाने लग जाते हैं या फिर किस तरीके से जाते हैं? तो सर, क्या ये जनता के लिए किसी भी प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं की जा रही है बीजेपी सरकार में, और फिर आप कहते हैं कि प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? देखिए दीदी, मेरा ये कहना है इसका शुरू से कि मैं ये तो मानता हूँ कि भाई ये जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस एकाएक आया है और बहुत तेजी से आया है और इसके कारण एकाएक थोड़ी सी व्यवस्था चरमरा गई है। लेकिन इस सब के बावजूद पूरा देश इस ताकत के साथ लगा है और हमने जैसे वैक्सीन विदेशों को दी तो आज विदेश हमको सहायता देने के लिए हमारे पास खड़े हैं। वो इसलिए खड़े हैं कि हमने भी उनको वैक्सीन दी ऐसे समय में।
सर तो जब वास्तव में हमारे देश में लोग वैक्सीन लगा नहीं रहे थे, शुरुआत नहीं कर रहे थे, लगाने में लोग फ्रंट वर्कर नहीं लगा रहे थे, पर उसके बावजूद उस समय जब पूरे देश के अंदर ऐसा लगने लगा था कि वैक्सीन की आवश्यकता कम है और ज्यादा से ज्यादा इसका फैलाव भी कम हो गया था, दबाव भी कम हो गया था, उस कंडीशन की समय की बात थी। आज समय बदला है, तो आप निश्चित रूप से जल्दी पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन भी होने वाला है। जगह जगह ऑक्सीजन प्लांट चल रहे हैं, विदेशों से ऑक्सीजन के बड़े प्लांट लाए जा रहे हैं। अभी तो नहीं, इतनी ताकत के साथ केंद्र सरकार लगी है, और इसके बावजूद हमारे जो प्रदेशों में जो छोटे जो प्रदेश हैं, जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, जो विपक्ष वाले प्रदेश हैं, वो केवल हल्ला मचा रहे हैं, वास्तव में वो काम नहीं कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि बिहार में पप्पू यादव जब एम्बुलेंस पे खुलासा करते हैं तो उनके ऊपर एफआईआर कर दी जाती है, बल्कि सांसद महोदय कहते हैं कि एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर उपलब्ध नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो सर कैसी बात है? एम्बुलेंस की बात नहीं, उनकी व्यक्तिगत कार की बात है। एम्बुलेंस की बात कहाँ है? एम्बुलेंस में तो ड्राइवर है सब जगह। नहीं सर, एम्बुलेंस की बात नहीं, एम्बुलेंस तो नहीं सर, बिल्कुल मैं यादव एम्बुलेंस देने को तैयार है। एम्बुलेंस तो सर पप्पू यादव ने तो इस बात का खुलासा किया है। पप्पू यादव ने तो इस बात का खुलासा किया है। सांसद जी ने बड़े बड़े चैनलों पे ये बात कही है कि हमारे पास केंद्र सरकार के ड्राइवर उपलब्ध नहीं कराए गए, क्योंकि मैंने ड्राइवरों के लिए लेटर भी लिखा। सर ये कैसी बात है? ड्राइवर उपलब्ध नहीं कराए गए, इसलिए एम्बुलेंस 18 एम्बुलेंस खड़ी रही और लोग रिक्शे में शव ले जाते रहे। सर कहीं ना कहीं सरकार की लापरवाही नजर आती है, और ये बहुत बड़ी लापरवाही है। हीरालाल अलावा जी, मैं इस पर आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पप्पू यादव जी ने जो 2 दिन पहले जो न्यूज के माध्यम से हमने भी देखा था कि जो वहाँ के जो सांसद ने कई एम्बुलेंस को एक जगह छुपा के रखा था, और बहाना यही बनाया गया कि ड्राइवर ने बिल्कुल ऐसी इमरजेंसी में जहाँ पर मरीजों को बहुत ही जी मेरा जी सर, मैं पूर्व विधायक बाबूलाल जी महाजन से एक सवाल करना चाहता हूँ। जिले के अंतर्गत आता है जी सर, कि जो खरगोन से हैं जी सर, आप क्राइसिस मीटिंग के सदस्य हैं, और अभी वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर के बारे में बताया है, तो क्राइसिस मीटिंग में आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं तीसरे लहर को रोकने के लिए? तीसरे लहर के लिए अभी हमारे जिले में लगातार 6 विधानसभाएं और 6 विधानसभाओं में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी चल रही। हमारे बच्चों के लिए अलग से वार्ड बनाने की तैयारियां सब जगह चल रही। हर एक विधानसभा में एक मतलब 20-20 बेड आईसीयू के तैयार किए जा रहे हैं। सब तैयारियों में लगे हैं, और सब पूरी तैयारी होने में 10, 15, 20 दिन का समय जरूर लगेगा, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से प्रशासन लगा हुआ है, निश्चित रूप से 15-20 दिन के अंदर हम इस तैयारी में खड़े रहेंगे कि यदि तीसरी लहर आती है तो हम तीसरी लहर से निपटने को सक्षम हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा कि खरगोन जिले को मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था महेश्वर के लिए, वही कॉलेज आज हमारे पास के जिले बड़वानी में चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के जो आप हैं, आपने अभी तक इसको खरगोन जिले में रोकने के लिए क्या प्रयत्न किया? एक बड़ा सवाल है सर ये। अभी हमारे सांसद जी से चर्चा चल रही है कि कॉलेज और एक्स्ट्रा लाया जाए, जो बड़वानी ले जाया जाए, और खरगोन का कॉलेज खरगोन में रखा जाए। इसके लिए हमारी सांसद जी से चर्चा आज ही हुई है, और हम इसके बारे में पूरा ताकत के साथ इसको ले जाने की आवश्यकता क्या थी? इसको ले जाने की आवश्यकता क्या थी? अगर आपको लाना था तो दूसरा स्वीकृत करके लाना था, जो स्वीकृत था उसको ले जाने की आवश्यकता क्या थी? दिक्कत कमलनाथ सरकार में हुआ था, कमलनाथ सरकार ने किया था, उसके बाद भाजपा ने मतलब उसको महेश्वर और उधर टर्मिनेट करा। ये सवाल महेश्वर तो कमलनाथ सरकार ने कर दिया था, उसको खरगोन लाने की बात सरकार किसी की भी हो, बाकी स्वीकृत जिले के लिए हुआ था, उसको दूसरे जिले में ट्रांसफर करना इतना न्याय संगत था। मेरा सवाल ये था, अभी इतना एकदम हो नहीं गया है। एक और कॉलेज की मांग की जा रही है, जो कॉलेज बड़वानी में जाएगा, ये कॉलेज तो खरगोन में ही रहेगा। आज ही हमारे सांसद जी से बात हुई, सांसद जी खरगोन आए थे, तो आज ही हमारी चर्चा हुई उनसे, उन्होंने कहा खरगोन का कॉलेज खरगोन में ही रहेगा। बाबूलाल जी, मेघा जी, मेरा बाबूलाल जी से मेरा सवाल है। बाबूलाल जी, ये समय एक हमारा राजनीतिक मुद्दा बनाने का नहीं है, और हम चाहते भी नहीं है, चाहे हम हीरालाल जी से भी नहीं चाहते और आपसे भी नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वाकई में क्या मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार फेल हो रही है। चलो ठीक है, हम मान लेते कि फेल भी हो रही है। अचानक कोई मतलब जो महामारी आ गई है, उसमें हर कोई मतलब परिस्थिति शर्मा जाती है,
लेकिन हम अगर चाहें कि जिस प्रकार से लॉकडाउन दिन पे दिन बढ़ रहा है, ऐसे में गरीब लोगों की हालत स्थिति खराब है। ना तो उनको बिजली का बिल भरने के लिए पैसे हैं, न किस्त भर पा रहे हैं, न मकान की किस्त भर पा रहे हैं। ऐसे कई राज्य जिन्होंने पानी का बिल और बिजली का बिल माफ कर दिया। तो क्या आपकी सरकार, आपकी भाजपा सरकार करेगी क्या मध्य प्रदेश की जनता के लिए? मेरा सवाल। देने में भी सबसे आगे मध्य प्रदेश की सरकार ही देती है। किसानों को भी सबसे ज्यादा पैसा यदि कोई ने दिया है मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। मेरी बात सुनिए, जो सड़क पर काम करते हैं, सड़क पर जो धंधा करते हैं, उनके व्यापार बंद है, उनके खाते में डालने का काम मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। 3 महीने का पूरा अनाज फ्री में गरीब लोगों को बांटा दिया जा रहा है। महाजन जी, बाजरा बांटा जा रहा है, अनाज बांटा जा रहा है, तो क्या सिर्फ अनाज गेहूं खा के या बाजरा खा के दिन गुजार लेगा? क्या उनको बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा? क्या उनको किस्त नहीं भरना पड़ेगी? मेरा सवाल ये है, क्या आप अपनी सरकार भाजपा या शिवराज सरकार के सामने ये मुद्दे रखेंगे कि जनता इससे भी त्रस्त है? मेरा ये सवाल। बराबर रखेंगे, बराबर हम रख भी रहे हैं और बराबर मध्य प्रदेश सरकार सुन भी रही है। और निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों में ये पेमेंट का जहाँ तक प्रश्न है, पेमेंट सबको लंबा करेंगे और अभी की जरूरत नहीं रहेगी। बाजरा घाव शक्कर देने के अलावा भी घर में खाने के लिए अन्य वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्या वो उन वस्तुओं की व्यवस्था करेंगे? क्या सरकार बिल्कुल खाते में पैसे डलेंगे, डाल ही रहे हैं और डलेंगे। मजदूरों को भी काम मिलेगा, मजदूरों को भी पैसे डलेंगे। बाबूलाल जी महाजन से मेरा एक सवाल है सर। अभी कुछ समय का 3-4 दिन पहले की मैं बात करूं, आशा कार्यकर्ता से लगा के नगर पालिका निगम के जितने भी अधिकारी हैं सर, उन्होंने कहा कि विधायक, पार्षद, सांसद और कलेक्टर ये सब एसी में बैठ के काम करते हैं और हमको नगर में भ्रमण करना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने ज्ञापन दिया और उन्होंने कहा कि हम इसके लिए निश्चित रूप से हड़ताल करेंगे और हम काम नहीं करेंगे। दूसरा सवाल ये है सर कि अगर वो काम करते हैं और अगर उनके इस बीच में मृत्यु हो जाती है, उनको कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दिया जाए, 50 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाए। आपकी बीजेपी सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है सर, इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार ने पत्र जारी किया है, भोपाल से पत्र जारी हुआ है। उस पत्र के अंदर स्पष्ट लिखा है कि जो यहाँ तक कि जो उपार्जन के जो कर्मचारी हैं, जो मतलब पीडीएस चला रहे वो कर्मचारी हैं, उनको भी इसमें जोड़ते हुए उनको सबको 50 लाख रुपए देने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार ने की है। फ्रंट वर्कर को यदि कोई प्रॉब्लम आती है महाजन सर, फिर ये पंचायत कर्मी क्यों 4 से 5 जिले के पंचायत कर्मी क्यों हड़ताल पे चले गए? आज हीरालाल अलावा जी को भी, हमारे विधायक हमारे साथ मौजूद है, उनको भी पता होगा कि पंचायत कर्मी ये हड़ताल पे चले गए जिनको कोरोना योद्धा नहीं माना जा रहा है। जी देखो, मेरा तो ये निवेदन है, बोलूँ क्या? जी विधायक, मेरा ये निवेदन है कि इस समय देश बहुत क्राइसिस की स्थिति में, आप भी खुद मान रहे हैं और सब लोग मान रहे हैं कि इस समय पूरे सभी प्रांत क्राइसिस की स्थिति में। ऐसे समय में डॉक्टरों के द्वारा हड़ताल किया जाना, पंचायत कर्मियों के द्वारा हड़ताल किया जाना, ये सब वास्तव में राष्ट्र के प्रति ये इनका धोखा है। इसको हड़ताल करने का अधिकार है। ऐसे समय में हड़ताल नहीं की जानी चाहिए, इस बात को हम मानते हैं। सर ये राष्ट्र का हित होगा, इसी बात में मिलकर के इस क्राइसिस से लड़ाई करें। हमारी प्राथमिकता क्राइसिस से लड़ाई लड़ने की होना चाहिए, बाकी राजनीतिक बात में किया जाने का। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये राजनीतिक मुद्दा बने। हम स्वयं भी इस चीज के लिए ग्लोबल इंडिया लगातार ये बात विधायकों से कर रहा है कि किस तरीके से व्यवस्था को सुधारा जाए, किस तरीके से ये पेंडेमिक को खत्म किया जा सके। मेरा सवाल हीरालाल अलावा जी से, सर मध्य प्रदेश में हम बात नहीं करेंगे, कई राज्यों में गवर्नमेंट आपकी भी रही है, कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी भी बनती थी कि आपकी सरकार को क्या ये पता नहीं था पहले से कि कोरोना इतनी भयावह स्थिति लेकर आएगा? कहीं ना कहीं राजस्थान में, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां भी मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है सर, इस तरह क्या कहेंगे? देखिए मैडम, एक तो हमारे माननीय विधायक जी को मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए कोरोना, विधायक जी ने कहा है कि कोविड सडन आया। देखिए तो कोविड सडन आया है 2019 में आया है, लेकिन 2019 से आज हम 2021 में पहुंच चुके हैं और हमको व्यवस्थाएं संभालने के लिए पूरा समय मिला था, जहाँ पर केंद्र सरकार ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जो केंद्र सरकार को गाइडलाइन जारी करनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे क्राइसिस में जब पेंडेमिक कोई बीमारी होती है, पूरे विश्व में निकलती है, तो इसका जिम्मा केंद्र सरकार का होता है, जो राज्यों को
रेट के आधार पर राज्य सरकारों ने अपनी योजनाओं उस हिसाब से तैयार किया। तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी, दूसरी जो आशा कार्यकर्ताएं हो, जो तो डॉक्टर हो। जी हेलो जी सर जी इनको लाभ देना चाहिए, क्योंकि आज जी सर। हाँ महेंद्र गुप्ता जी कुछ कह रहे थे, आप बताएं। मेघा जी एक सवाल था जी पत्रकारों को लेकर जी कि प्रदेश सरकार ने पत्रकारों के साथ छलावा किया है। अधिमान्य पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित कर रहे हैं, बाकी पत्रकारों को घोषित नहीं कर रहे थे। इस पर पूर्व विधायक महोदय क्या कहना चाहेंगे? जी सर, बाबूलाल जी महाजन जवाब दीजिए। मेरा ये निवेदन है कि पत्रकार, अधिमान्य पत्रकार और जनरल पत्रकारों में आपको पता होना चाहिए कि लोग कई पेपर वास्तव में कभी चलते ही नहीं है। एक दो पन्ने के पेपर बाई दी निकलते हैं, तो किसी काम से निकलते हैं तो अपना काम करके फिर वो बंद हो जाते हैं। तो अधिमान्य पत्रकार को ही हम महत्व देते हैं। इससे तो देखा जाए तो हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हो जाए। तो जो सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो अधिमान्य पत्रकार बराबर जाते हैं। अधिमान्य पत्रकार जो है वो मतलब इंटरव्यू लेने जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, नेताओं के बीच जाते हैं, और जो हॉस्पिटल है उनमें जाते हैं, तो उनको ज्यादा आवश्यकता है। तो पहली प्राथमिकता तो उनको ही दी जानी चाहिए। उसके बाद में बाकी सब पत्रकारों को मिलना चाहिए। उससे मैं पत्रकारों का कोई विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब पहली जो प्राथमिकता है वो अधिमान्य पत्रकारों की ही होना चाहिए। सर लेकिन अधिमान्य पत्रकार चलो मान लेते हैं, अधिमान्य पत्रकार फ्रंटलाइन वर्कर हो सकता है, लेकिन जो अधिमान्य नहीं है सर वो भी कहीं ना कहीं जनता या नेताओं के बीच में उतर के काम कर रहे हैं, आपकी बात को जनता तक पहुंचा रहे, कहीं ना कहीं काम तो वो भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं सर। ऐसा तो नहीं है कि अधिमान्य पत्रकार ही से, उस सब देश में कितने अधिमान्य पत्रकारों की गिनती हो सकती है? बहुत सारे तो नहीं ऐसे जो अधिमान्य नहीं है, ज्यादा संख्या तो उन लोगों की है, और वो ही सारी बातें शासन की जनता तक पहुंचाते हैं सर। ये तो गलत हो गया है, ये तो गलत बात है। मैं कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में हजारों की संख्या में ही पत्रकार अधिमान्य पत्रकार नहीं है, सैकड़ों में ही है अभी। मध्य प्रदेश में हजारों में भी अधिमान्य पत्रकार नहीं है, सैकड़ों में ही है। तो क्या बाकी लोग तो नहीं है क्या पत्रकार? भाई कुछ ना कुछ तो गाइडलाइन बनाना पड़ेगी ना। पहली प्राथमिकता किसको देना चाहिए, दूसरी प्राथमिकता किसको देना चाहिए, ये तो तय करना पड़ेगा ना। सर आपने प्राथमिकता की बात करी है, पहली प्राथमिकता अधिमान्य पत्रकार को दी है। ऐसा नहीं कहा कि दूसरे पत्रकार को पत्रकार नहीं मानना है। नहीं सर, लेकिन कंपनसेशन की बात अगर की जाए तो अधिमान्य पत्रकारों के लिए कंपनसेशन रखा गया है, आप जानते हैं ये बात को भली भांति, लेकिन बाकी पत्रकारों के लिए कंपनसेशन नहीं है। कहीं ना कहीं वो भी सर कोरोना योद्धा है, मौत तो उनकी भी हो रही है, मौत का आंकड़ा तो उनके लिए भी समान है जो अधिमान्य के लिए है। अमर वर्मा जी कुछ कह रहे थे। जी सर। देखिए मेघा जी, पत्रकार अधिमान्य हो या गैर अधिमान्य हो, काम सब कर रहे हैं। कुछ पत्रकार अधिमान्य है, वे सिर्फ अपने कैमरामैन और अपने जो रिपोर्टर रखते हैं वो काम करने जाते हैं, चाहे वो हाकर हो, चाहे कैमरामैन हो, चाहे रिपोर्टर हो, वो गैर अधिमान्य पत्रकार है, लेकिन वे सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जोखिम उठाते हैं। इस बात से हमने हमारे ग्लोबल इंडिया टीवी पे कई बार ये मुद्दा उठाया था, जिसके बाद कमलनाथ जी ने पत्र लिखा शिवराज सरकार को, और उसके बाद उन्होंने गैर अधिमान्य पत्रकारों को ये सुविधा मुहैया कराई। लेकिन अभी भी हमारा ये सवाल बना रहेगा, क्योंकि गैर अधिमान्य जो पत्रकार है वो काफी काम करते हैं और फ्रंट लाइन में काम करते हैं, चाहे कैमरामैन हो चाहे हाकर हो। अगर हाकर नहीं होगा तो घर घर तक न्यूज़पेपर पहुंच नहीं पाएगा। अपनी जान जोखिम में और उसके पूरे परिवार को जान जोखिम में जा रहे हैं। हीरालाल अलावा प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी सर, क्या कहें? बिल्कुल मैं वर्मा जी की बात से सहमत हूँ। जो मध्य प्रदेश सरकार पत्रकारों को बांटने का काम क्या है, बिल्कुल गलत क्या है, और मैं चाहता हूँ कि जो सभी पत्रकारों को इसमें शामिल किया जाना चाहिए, कि निश्चित ही वो अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की आवाज को, नेताओं की आवाज स्वतंत्र में मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और इसी भी हमारे निर्णय दिया है, इसको करना चाहिए और समाचार बंधुओं के लिए आदेश जारी होना चाहिए, ताकि सभी को ज्यादा से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स का लाभ मिल सके। बाबूलाल जी महाजन से मेरा सवाल है सर, जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं और लगातार काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर बीजेपी सरकार पर जो विश्वसनीयता बनी हुई है जनता की, क्योंकि आपकी एक मजबूत पार्टी, एक मजबूत संगठन और बहुत ही उभर कर सामने आया, कई राज्यों में आपने बहुत ही बढ़िया जीत हासिल करी,
तो सर लेकिन आज वो विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। उसका एकमात्र कारण कहीं ना कहीं कोरोना काल रहा है सर। अव्यवस्थाएं चरमरा गई, लोग मौत का आंकड़ा बढ़ता गया, बेरोजगारी, सर रोजगार ही नहीं मिला लोगों को, कोई किसी भी प्रकार की कोई सरकार से मदद नहीं मिली, लोग लगातार चिल्लाते रहे। और सर आज के दौर में सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर भी आप देख रहे हैं कि लगातार लोग गुहार लगा रहे हैं। अभी कुछ समय पहले यूट्यूबर ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कहा, आप मुझे, अब मैं बच सकता था अगर मुझे सही स्वास्थ्य का इलाज मिलता, सही इलाज मिलता। तो सर इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बीजेपी का एक बड़ा संगठन रहा है, एक अच्छी सरकार चलाई है आपने, लेकिन अब आप क्या कहेंगे? मेरा ये इस मामले में मेरा ये कहना है जी कि कोई भी सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे पंजाब की कांग्रेस की सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार, जी चाहे दिल्ली की केजरीवाल की सरकार, जी क्या है कि मैंने कहा ना कि एकाएक कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है जी और वो एकदम तेजी से हुई है, उसको समझने में सबको थोड़ा थोड़ा समय तो लगेगा ही लगेगा। और सारी समस्याओं का समाधान जल्दी ही होगा। सब लोग लगे हैं, पूरी ताकत से देशभक्त लोग भी लगे हैं, सारे पत्रकार भी लगे हैं, सारे हमारे देश के सारे जितने भी वर्कर हैं, फ्रंट वर्कर, वो सब लोग लगे हैं। तो निश्चित रूप से समस्याओं का हमको पॉजिटिव वे में भी सोचना पड़ेगा। हम केवल निगेटिव सोचते रहेंगे तो न देश का कल्याण होगा, न हम कोई प्रॉपर बात कर पाएंगे, न प्रॉपर हम किसी इस देश की जनता को कोई प्रॉपर बात दे पाएंगे। वास्तव में इस देश के अंदर हमारे क्षेत्र के अंदर जो बातें चल रही है उसको हमको इस समय पॉजिटिव सोच करके लोगों का साहस बढ़ाने की बात करना चाहिए। भयावह स्थिति बता करके लोगों को डर पैदा करके, बहुत से लोग डर के कारण लोग ज्यादा परेशान हैं। लोगों के दिमाग में डर एक पैसा नेगेटिव बात पैदा हो गई है, जिसके कारण लोग अपने जान तक दे रहे हैं। जो पेशेंट बच सकते हैं वो पेशेंट डर के कारण, भयावह स्थिति के कारण, और जो माहौल बनाया जा रहा है अभी इस समय माहौल इस देश के, यदि देश में हम सब देश के हित में सोचते हैं, राष्ट्र के हित में सोचते हैं, तो हम सबको मिलकर के हमारी ड्यूटी बनती है कि हम पॉजिटिव वे में बात करें और देश को पॉजिटिव की दिशा में ले जाएं, तब जाकर के ये समस्याओं का समाधान होगा। तो अन्यथा ये समस्याओं के कारण जिस टाइप से हम इस समस्याओं को ऊपर बिठा रहे हैं, जिसको बढ़ा रहे हैं, इससे लोग ज्यादा भयभीत होंगे और भय के कारण लोगों की मृत्यु ज्यादा होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। महाजन जी, मेरा सवाल है कि हर कोई राष्ट्र हित की चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि अपने परिवार के कोई सदस्य को खोए और अपने देश का या अपने प्रदेश का नुकसान हो। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन क्या कारण है कि जब आपकी पार्टी जब रातों रात बड़ी भीड़ खड़ी कर देती है, चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे किसी भी प्रकार की रैली हो, उसमें इकट्ठे चाहे जो स्थिति कर देती, चाहे सरकार गिराना हो, चाहे सरकार बनाना हो, लेकिन क्या कारण है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं जुटाई जा रही है? मेरा बड़ा सवाल है सर महाजन जी आपसे वो मतलब आप जो कह रहे हैं व्यवस्थाएं नहीं जुटाई जा रही, ये वास्तव में आपकी सोच। सर मैं ग्राउंड रिपोर्ट करता हूँ, व्यवस्थाएं हो रही है, व्यवस्थाएं तेजी से बनाई जा रही है। मैंने कहा ऑक्सीजन प्लांट मध्य प्रदेश में हर जिला स्तर पे, हर विधानसभा स्तर पे बनाए जा रहे हैं। मतलब जितनी व्यवस्था मौतें हो रही जा रहे हैं, व्यवस्थाएं बढ़ रही है, व्यवस्थाएं बन रही है। अब क्या है कि व्यवस्थाओं को होने में समय तो थोड़ा लगेगा ही लगेगा। सर बीजेपी के कई विधायक तो सर बात ही नहीं, सर बीजेपी के कई विधायक तो बात ही नहीं करते, फोन ही अटेंड नहीं करते। सर जब पत्रकारों का फोन अटेंड नहीं करते और कहते हैं कि हम मेघा जी मेरी बात सुनिए। हाँ सुनिए मेघा जी, बीजेपी के सिर्फ विधायक ही नहीं, हमारे चैनल पे मंत्री और सबसे कई बार बातें हुई, कई तो बीच में हमारा डिबेट छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि ये बात इनके खिलाफ जा रही है तो डिबेट छोड़ देते हैं। आखिर क्या है? आप सच्चाई से कब तक छुप पाएंगे? आप सच्चाई को स्वीकार करें और कहें कि विपक्ष भी हमारे साथ आए और हम मिलकर हमारे सहयोग करें, हम प्रदेश को नहीं बल्कि देश को भी बचाएंगे। ये मेरा सवाल है महाजन जी। तो मैं यही तो कह रहा हूँ, इस समय पॉजिटिव विचार को बढ़ाने की जरूरत है। आम जनता में हमको विश्वास पैदा करना पड़ेगा और विश्वास की कमी के कारण लोग ज्यादा पीड़ित हैं। लोगों को सही गाइड नहीं मिल रहा है,
सबको मिलकर हम सबको, जब देश किसी क्राइसिस की स्थिति में है तो पूरे राष्ट्र को एक होकर के इस समस्या की लड़ाई लड़ना पड़ेगी। इसके बहुत परिणाम भी आगे जाकर के आएंगे। बताया मेरा सवाल हीरालाल जी से, क्या वाकई में आपकी पार्टी राजनीति कर रही है? क्या आपकी पार्टी प्रदेश की सरकार को सहयोग नहीं कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है ताकि प्रदेश की जनता के साथ भला हो सके? सर, आप ही विधायक आके ट्विटर पे ट्वीट करते हैं कि सरकार की व्यवस्था। मेरा सवाल हीरालाल जी अलावा से है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा और वर्मा जी मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोविड महामारी में हमारे जो कांग्रेस के एमएलए लोगों ने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जितनी मदद कर सकते थे, मैं खुद अपने मनावर विधानसभा के लिए अब तक 56 लाख रुपए मैंने विधायक निधि से दिए हैं ताकि हमारे क्षेत्र की जनता को इंजेक्शन मिले, समय पे उनको ऑक्सीजन मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सिर्फ आरोप लगाने का काम किया। अभी माननीय मंत्री पूर्व विधायक जी बोल कह रहे हैं कि पॉजिटिव रहो। सच्चाई ये है कि आज मरीज ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रहा है और रास्ते में बिना ऑक्सीजन के कारण मर जा रहा है, तो पॉजिटिव कैसे बचेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर अस्पताल आप अच्छे अस्पताल दो, उनको अच्छी व्यवस्थाएं दो, आईसीयू बेड दो, इंजेक्शन दो, तो पॉजिटिव सोचेंगे, बचेंगे तो सब पॉजिटिव। हीरालाल अलावा जी, मेरा एक सवाल सर, लॉकडाउन लगाना कहीं ना कहीं कोरोना को रोकने का एक महत्वपूर्ण कारण माना जा रहा है, लेकिन सर कब तक, आखिर हम कब तक इस लॉकडाउन में रहेंगे? कब तक सर हम लोग, क्योंकि सर क्या है, 1 साल पहले से ये पैंडेमिक चला आ रहा है, 1 साल पहले से रोजगार नहीं था, अब और बेरोजगार होगा। सब्जी के ठेले वाला है, मोची, ये जो बहुत ही छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उनके पास तो खाने के लिए अन्न नहीं बचा है, वो तो लॉकडाउन का पालन नहीं कर सकते हैं। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं करते, बाहर निकलते हैं तो पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं, अंदर रहते हैं तो बच्चे भूखे मर जाते हैं। सर, इसको कैसे देखते हैं आप? इससे कैसे बाहर आया जाता है? इसमें देखिए, आप अगर देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन समाधान नहीं है, और दूसरी तरफ देश के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, डॉक्टर्स हैं, कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगा के ही कोरोना महामारी को, इसके चेन को तोड़ा जा सकता है। अब इसमें सरकार चाहे तो लॉकडाउन लगा के जो आर्थिक पैकेज की घोषणा करनी चाहिए सरकार को, जो गरीब जनता है, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो पत्रकार बंधु है, जो डेली वर्कर्स हैं, इनके आर्थिक पैकेज की घोषणा कर बिल्कुल आप कोरोना को रोक सकते हैं। लेकिन ये सरकार करना नहीं चाहती। अगर इस देश को, इस देश राष्ट्र के प्रति इनकी भावनाएं हैं, अगर ये सच्चे राष्ट्रवादी है तो ये करना चाहिए। इसमें देरी किस बात की हो रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि आज स्थिति, आज अभी जो हमारे वैज्ञानिकों ने चिंता जाहिर की कि लीड में मतलब अभी 4-5 दिन बाद इसका पीक आने वाला है, 8-10 दिन आगे पीछे हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में सरकार को चाहिए कि देश के गरीब वर्ग के लिए, जो मजदूर क्लास है, जो छोटे व्यापारी, उनके लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करे और लॉकडाउन के माध्यम से इसका समाधान निकाले, उसको कोरोना की चेन को तोड़े। अन्यथा आने वाले समय में और भी स्थिति भयानक हो सकती है। ये सब लोग चिंता जाहिर कर रहे हैं। मैं जल्दी से बाबूलाल जी महाजन से प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी और कार्यक्रम को खत्म करना चाहूंगी। बाबूलाल महाजन जी, बोलिए दीदी। बाबूलाल महाजन जी, जैसा हीरालाल अलावा जी बता रहे हैं कि आर्थिक स्थिति को, जो आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं, छोटे मजदूर है, डेली वर्कर से, वो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में वो बाहर नहीं जा सकते, उनके पास कोई साधन नहीं है कमाने का। तो आपकी सरकार कब इस पर घोषणा करेगी कि उनकी स्थिति ठीक हो जाए, वो लॉकडाउन से भी बचे रहे, उन्हें बाहर निकलकर काम न करना पड़े? सरकार तो अपने ताकत के साथ लगी हुई है, मध्य प्रदेश सरकार भी लगी है, केंद्र सरकार भी लगी है, लोगों को पैसे भी दिए जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मतलब बिल्कुल ही कोई, और फिर समाज, हमारे समाज भी तो सब जब लगे हैं, हमारे व्यापारी भी लगे हुए हैं, पर दूर जहाँ देखो वहाँ पर कोई न कोई मदद के लिए खड़ा है। ये बात बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ कि इस देश के अंदर लोग मदद करने के लिए तैयार नहीं। इस देश के अंदर लोग सब मदद कर रहे हैं और मदद हो रही है। सब टाइप से खरगोश में कम से कम 10 संस्था ऐसी जो भोजन बना करके भोजन बांट रही है, सूखा भोजन भी बांट रही है, लोगों तक लोग पहुंच रहे हैं, लोगों की सेवाएं दी जा रही है, शासन भी दे रहा है, साथ ही साथ व्यापारी वर्ग भी दे रहा है, अलग अलग समाज भी दे रहे हैं। लोग अपने हिस्से से मदद करने के लिए मदद के लोगों ने हाथ बढ़ाए हैं। तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत जल्दी मैं सोचता हूँ लॉकडाउन बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। निश्चित रूप से जल्दी उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही निकलेगा।
जी सर, बिल्कुल ग्लोबल इंडिया टीवी भी यही चाहता है सर कि बहुत जल्दी हम इस पैंडेमिक से बाहर आए और भारत जिस तरीके से हंसी खुशहाल से रह रहा था उसी तरीके से वापस रहे। आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जी महेंद्र गुप्ता ऐसी शुभकामनाएं हमारी भी है, हम भी यही शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं जी कि आपने पॉजिटिव बात को भी मीडिया बताए और इस देश को पॉजिटिव के रास्ते पर आगे बढ़ाए, सकारात्मक सोच से लोगों के अंदर जो एक माहौल बन गया है, तो वो माहौल को तोड़ने में भी हमको सबको पत्रकारों को मीडिया को काम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये देश बचेगा। जी बिल्कुल, आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।